अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 9। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय का मतलब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेता है और छोटे व्यास वाला या कम व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेता है, ये हमें निकालना है। और यहाँ पे समय की बात करी गई है, ये ध्यान रखना है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3। अब देखिए दोनों अलग अलग व्यास वाले हैं, तो एक बड़े व्यास वाला हौज को जल्दी भरेगा और छोटे मुंह वाला देर लगाएगा भरने में, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब कैसे होगा इसको समझने के लिए मैं एक ड्रॉ बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए ये कम व्यास वाला है व्यास और ये अधिक व्यास वाला है, तो इससे पानी ज़्यादा निकलेगा, इससे तो जल्दी जल्दी भरेगा, इससे कम निकलेगा तो आराम से भरेगा धीरे धीरे। पर ये ध्यान रखना है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। दोनों मिलके 9 से ही 3/8 नंबर 75/8 घंटे में इस हौज को भर दे रहे हैं। अब जो प्रश्न की विधि बनेगी वो यहाँ से बनने वाली है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम। देखिए कम व्यास वाले बोला है, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय ले रहा है कौन? बड़े वाला। तो मतलब जब तक इसको नहीं मानेंगे, इसको x मानूंगा तो यहाँ पे कितना होगा? x ऋण 10 होगा, क्योंकि आपको खुद पता है ये कम समय लेगा। तो ये देखिए ये कम है, माना ये 40 होगा तो 40 ऋण 10 30 होगा, तो यहाँ पे इसको कम समय लगना है। ये जेन्युइन बात है तो ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे कम व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है x घंटे, और ये लिखा है x ऋण 10 घंटे। फिर प्रश्न में आएंगे, फिर करते हैं आगे को। तो ये लिखा हमने माना करके। अब आपको देखना है, देखिए दोनों मिलके भर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि किसने कितना भरना है क्या है कि। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबके लिए कांस्टेंट समय के हिसाब से निकल। कांस्टेंट समय मतलब 1 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 1 घंटे में इसने कितने भरा, 1 घंटे में इसने भरा, और दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना भरा। तो मतलब 1 घंटे का सभी के लिए रेशियो बराबर हो जाएगा, तो इससे गणना ईजी हो जाएगी। नहीं तो अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना भरेगा, क्योंकि एक हौज है कम व्यास वाला और अधिक व्यास वाला है, दोनों मिलके भर रहे हैं। अब तो इसके लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, 1 घंटे के हिसाब से, इसके लिए भी 1 घंटे के हिसाब से, और दोनों ने 1 घंटे में कितना भरा है इस हिसाब से हम इस प्रश्न की गणना करेंगे। ऐसे प्रश्न और भी हैं, जैसे हम करते हैं आदमी पुरुष वाले, वहां भी हम दिन के हिसाब से गणना करते हैं। हम एक दिन के हिसाब से निकालते हैं, एक दिन में महिला ने कितना किया, एक दिन में पुरुष ने कितना किया, एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना किया। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा 1 दिन या 1 घंटे के हिसाब से किया जाता है। प्रश्न की भाषा के अनुसार समझा जाता है कि वहां पे क्या है, दिन वाला प्रश्न है कि समय वाला घंटा है, समय वाला है। तो यहाँ पे समय की बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में कम व्यास वाले नल ने कितना पानी भरा। देखिए ये जो कम व्यास वाला है एक नल है, ये ध्यान रखना है। ये कम व्यास वाला एक नल है, एक कम व्यास वाला नल जो है वो x घंटा। तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना भरेगा आप? एक नल जो कम व्यास वाला है 1/x भरेगा। जैसे यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये एक, क्योंकि एक ही नल है ये अधिक व्यास वाला, ये दोनों देख रहे हो एक ही नल है, ये एक है। 1 घंटे में ये कितना भरेगा? 1/x। अब 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कितना भरेगा? अब 1 घंटे में के हिसाब से फिर ये जो हमारे पास ये 75/8 आया, फिर इसके लिए भी करेंगे। और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। हमने 1 घंटे के हिसाब से ये भी निकाला, 1 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से। अब 1 घंटे में दोनों ने मिलके कितना भरा, दोनों ने मिलके कितना भरा, दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों ने मिलके कितना समय लिया, ये हम यहाँ पे बराबर इतना कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने लिखा ये कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा ले रहा है, अधिक व्यास वाला x नहीं था। दोनों नल हौज को भरने में समय लेते हैं 9 से 3/75। अब हमने 1 घंटे के हिसाब से तीनों को कैलकुलेट किया। 1 घंटे में कम व्यास वाला नल कितना भरेगा? 1/x भाग उस, जैसे हम समय के हिसाब से करें 1 घंटे में कम व्यास वाला जो नल है हौज हौज का कितना भाग भरेगा? 1/x भाग। ऐसे ही 1 घंटे में अधिक व्यास वाला 1/x ऋण 10 भाग भरेगा। ऐसे दोनों 1 घंटे में मिलके काम करेंगे तो कितना भरेंगे? अब दोनों ने मिलके भरा, तो अब हम क्या करेंगे, 1/x धन 1/x ऋण 10 बराबर 8/75। अब आपको ये सॉल्व करना आता है, आपने पढ़ रखा है लॉसो लेके, इसको द्विघात बनाएंगे बज्र। तो एलसीएम लेने के बाद वज्र गुणा करना इतना आप लोगों को आता है, तो मैंने एक द्विघात रैखिक समीकरण बना दी है यहाँ पे। अब मैं इसको द्विघाती सूत्र से करूँगा। तो
मैं इसको कर रहा हूँ। तो द्विघाती सूत्र से क्या ए बी सी लिखा है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र लगाने के बाद सॉल्व करना आपको आता है 115 का वर्ग, 115 गुणा 115 करेंगे, इसको गुणा करके ये आया 6000। सॉल्व करा वर्गमूल के अंदर तो 7 2 2 5 आया। वर्गमूल निकालना आपको आता होगा, यदि नहीं आता है वर्गमूल निकालने का मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद ये 85 हुआ इसका वर्गमूल। अब हम एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे। तो धन चिन्ह लेने पे x बराबर 25 आया, आप देख सकते हैं। ऐसे ऋण चिन्ह पे 15/4 आया। माना हम 15/4 लेते हैं तो ये आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। 4 8 4 12, 3.4 भी माने लगभग इसका दशमलव में कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमें ऋण चिन्ह अधिक ब्याज वाला अब माइनस में समय नहीं ले सकता, इसलिए हम इसको ऋण चिन्ह वाला जो 15/4 आया इसको क्या कर लेंगे, अमान्य घोषित कर देंगे, अमान्य लिख देंगे। तो ये मान्य मान हो गया। तो x बराबर 25। x हमने किसको माना था, कम व्यास वाला। तो अतः हम लास्ट में लिखेंगे अतः कम व्यास वाला नल हौज को भरने में 25 घंटे लेता है और अधिक व्यास वाला नल 15 घंटे। 25 × 10 बराबर 15 घंटे। हम ये लिख देंगे फाइनल आंसर। प्रश्नावली का अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए हमें औसत चाल ज्ञात करनी है तो हमें इसी पे आना पड़ेगा। तो ये यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 प्रति घंटा अधिक है, तो मतलब सवारी गाड़ी की औसत चाल से, तो हम यहाँ पे पहले मानेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x। अब जब x में 11 अधिक करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बन जाएगी। और कुल दूरी हमको जानी 132 किलोमीटर और समय की बात चल रही है। और ये हमें ध्यान रखना है रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में समय बराबर दूरी बट्टे चाल ही लगना है अधिकतर, ये हमने देखा है। चलिए कोई नहीं, हम इसको देखेंगे यहाँ पे समझेंगे। तो इतना लिख दिया हमने सवारी गाड़ी की औसत चाल। ये आपके समझ में आ गया होगा कि हम किसको x मानते किसको। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किसको x मानना है और x में कितना जुड़े। तो इस प्रश्न में आप प्रश्न को बार बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और कुल दूरी दी है। अब हमें यहाँ पे अब यहाँ आएंगे, कुल दूरी दी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। हम पहले अलग अलग समय निकालेंगे। 132 किलोमीटर जाना है तो 132 किलोमीटर की यात्रा जाने में सवारी गाड़ी को कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बट्टी चाल। ऐसे एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगा। अब फिर प्रश्न में आएंगे तो फिर यहाँ से पढ़ेंगे कि यात्रा एक्सप्रेस रेलगाड़ी कोमा लगा सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। देखिए एक तरीका और है, आप खुद देखिए यहाँ औसत चाल इसकी x है और इसमें 11 ज़्यादा है, तो मतलब ये ज़्यादा चाल से चल रहा है, ये कम चाल से। तो आपको पता है कि ये अधिक चाल वाला है, क्योंकि माना 30 है तो 30 यानी कि अधिक 40 हो जाएगा। तो इसको अधिक समय लगेगा, इसको कम समय लगना है, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो आप प्रश्न पे ज़्यादा ना जाके कंफ्यूज ना हो गया, आप सीधे इन दोनों से भी समझ सकते हैं। अच्छा ये x है और ये 11 ज़्यादा है तो इसको कम समय लगना है, इसको अधिक लगना है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहले, देखिए 132 किलोमीटर यात्रा करने में सवारी गाड़ी को लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ऐसे ही एक्सप्रेस के लिए मैंने माना था x धन 11 चाल, तो ये 132 बट्टे x धन 11। अब प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, समय है ये दोनों आपको पता है, ये भी समय है ये भी, ये पर किस रूप में है, दूरी बट्टे चाल के रूप में। अब यहाँ से समझ में आना है 1 घंटा समय कम लेती है। देखिए आपको 1 घंटे का पता है, समय पता है। अब ये चाल इसकी क्या है, कम है, ये ज़्यादा चाल है, तो इसको समय ज़्यादा लगना है, इसको समय कम लगना है। कम लगना है, कम इसका कम इधर करेंगे तो ये इसका आंसर होगा, भी बराबर इधर पे लगेगा। माना इधर कम करेंगे तो इसको कम लगेगा, क्योंकि देखिए ये हमारे पास जो है ये एक्सप्रेस गाड़ी है, ये एक्सप्रेस गाड़ी, इसका आंसर कब आएगा, जब यहाँ कम होगा। तो इसको कम समय लग रहा है तो इसके अपोजिट साइड में, और इसको अधिक लग रहा है, माने अधिक वाला होता है तो आप सोचते अच्छा इसको समय ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा कहाँ करते, इसके अपोजिट करते, इधर करते, ये भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऋण 1 है इसको प्लस का बनाएंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो इन दोनों को चर वालों को एक साथ ले आएंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे 132 बट्टे x ऋण 132 बट्टे x धन 11 बराबर 1। फिर से इसको रैखिक बनाएंगे लॉसो लेके। तो हमने द्विघाती समीकरण बना दी है।
अब हम द्विघाती सूत्र से करेंगे। ए बी सी हमने लिख दिया, द्विघाती सूत्र आपको पता है। तो हमने द्विघाती सूत्र लगाने के बाद सॉल्व किया, देख सकते हैं आप सॉल्व करना। धन चिन्ह लेने पे आप यहाँ पे बीच में प्लस माइनस जो है धन का आएगा, ऋण पे ऋण आएगा। अब चार ऋणात्मक नहीं हो सकती तो ये अमान्य हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे अमान्य। और ये आ गया हमारे पास 33 मान्य। हमें निकालना क्या था, सवारी गाड़ी की औसत चाल और जो हमने एक्स मान किया, तो अतः लास्ट में लिखेंगे अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर 33 धन 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लास्ट में आपने अतः करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अब लास्ट प्रश्न करेंगे इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। देखिए दो वर्ग दिए हैं, वर्ग के गुण आपको पता है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पे परिमापों का अंतर और यहाँ पे क्षेत्रफलों का योग दिया है। तो हम इसको करेंगे, पहले चित्र द्वारा समझेंगे कैसे करेंगे। देखिए वर्ग है, इसकी भुजा मैंने x मानी तो सभी x हो गई, इसकी भुजा y मानी तो सब y हो गई। अब परिमाप की बात करिए तो इसका परिमाप भुजा गुणा 4, इसका भुजा गुणा, और इनका अंतर हो गया 24। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक 24। तो ये हमारे पास हो जाएगा x ऋण y बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा। अब प्रश्न में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल इस ये जो पहला है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो इसका भुजा का स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफलों का योग हमारे पास 468 है। अब क्योंकि देखिए ये दो चर में, इसको एक चर में बदल सकते हैं। यहाँ से y निकाल के इसमें देखिए y हमें धनात्मक बनाते तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा, x ऋण 6। अब इसको उठा के y की जगह रख देंगे, x तो एक चर में हो जाएगा। तो अब एक चर को हमें सॉल्व करना आता है। एक चर को सॉल्व करने की तीन विधियां पढ़ी हमने, गुणनखंड विधि जिसको मध्यपद विभाजन बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो चर होंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, उसको एक चर में बदलना पड़ेगा, तब जाके हम मध्यपद विभाजन, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने पहले दो चर से सहायता ली, फिर उसको एक चर में कन्वर्ट कर दिया। ये ध्यान रखना है, इस प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर में अधिकतर बार पूछा गया है। अब इसको विधि के द्वारा बनाएंगे। देखिए द्विघात बनाने को द्विघाती सूत्र लगाया हमने। द्विघाती सूत्र में ABC हमने लिख दिया, रखना आपको आता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पे जब प्लस माइनस आया, एक बार धन का चिन्ह लिया, एक बार ऋण का। ऋण लेने पे वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसलिए अमान्य हो गया। और x बराबर 18, x हमने किसको माना था आप देख सकते हैं, पहले वर्ग की भुजा को x। तो पहले वर्ग की भुजा x मतलब x आ गया हमारे पास 18। मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या चल रहा था यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, तो मीटर हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तब पहले वर्ग की भुजा बराबर 18, दूसरे की कितनी हो जाएगी y। तो y हमारा यहाँ पे से समीकरण 3 से x मतलब 18 ऋण 6 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे हम लास्ट में इसको लिख